साल 1876 लॉर्ड लिटन वायसरॉय बने। देश में भयंकर अकाल और भुखमरी छाई थी। फसलें बर्बाद हो रही थी। उस वक्त लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन लिटन का पूरा फोकस दिल्ली दरबार पर था, जहां 1 जनवरी 1877 के रोज क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया जाना था। आम भारतीय के लिए जीना यूं भी मुश्किल था। रही सही कसर पूरी कर दी साल 1878 में शुरू हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध ने। ब्रिटिश इंडियन इकॉनमी तबाह हो चुकी थी और यूरोपियन अखबार अपनी पूरी ताकत से सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भारतीय अखबार और पत्रिकाएं इस दुर्दशा को छाप रहे थे, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। और ऐसे समय में सरकार के खिलाफ नाराजगी को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, यानी देशी प्रेस अधिनियम, कच्ची भाषा में कह सकते हैं इसको। हालांकि ऐसा कुछ भी लिखना जो सरकार की कमियां उजागर करता हो पहले भी राजद्रोह माना जाता था। साल 1870 में ही ऐसे किसी भी काम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A जैसा कानून आ चुका था, लेकिन नए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधान और कहीं ज्यादा सख्त थे, इतने कि इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाने लगा। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 13 मई और आज की तारीख का संबंध है भारतीय पत्रकारिता के उस काले कानून के आमद से जिसने भारतीय पत्रकारों की आवाज को दबा दिया था। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बोलती हुई किताबें। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। लौटते हैं किस्से पर। वर्नाकुलर असल में लैटिन वर्ड वर्नाकुलस से बना है, जिसके मायने हैं देशी या देशज। अंग्रेजी में कहें तो नेटिव या इंडिजिनस, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से मतलब होता है किसी खास इलाके की एक ऐसी बोली या भाषा जिसमें वहाँ के लोग आपस में बात करते हों। हिंदी, मराठी या दूसरी भारतीय बोलियों भाषाओं के अखबारों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना छपती थी, जिसे भाषाई दिक्कत के चलते अंग्रेज जल्दी नहीं समझ पाते थे। इसीलिए वो अलग अलग वक्त पर ऐसे अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमाम कानून लाते रहे। शुरुआत से समझें तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। साल 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था। इस अखबार ने जब सरकार की आलोचना की तो इसका छापाखाना जब्त कर लिया गया। प्रेस उस दौर में ऐसे ही कुछ और अखबार भी थे, जैसे द बंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, कैलकटा क्रॉनिकल अंग्रेजी में नाम है, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड वगैरह। सबकी गत एक जैसी हुई। वजह अंग्रेज अधिकारियों का डर कि अखबार लंदन पहुंच जाएंगे तो उनके काले कारनामों का भांडाफोड़ हो जाएगा, और इसीलिए दमन की नीति अपनाई गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से पहले प्रेस के लिए कौन से कानून बनाए गए, संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहला था साल 1799 का द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। फ्रांसीसी आक्रमण के डर से लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसे लागू किया था। इस एक्ट के चलते सभी अखबारों के लिए अखबार के मालिक, एडिटर और पब्लिशर का नाम छापना जरूरी हो गया था। साथ ही अखबार के प्रकाशन से पहले उसे सरकारी सेक्रेटरी के पास प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। माने वैसा ही जैसा किसी मूवी की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है अभी। हालांकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन नियमों में थोड़ी ढील दे दी और साल 1818 में प्री सेंसरशिप को बंद कर दिया गया। इसके बाद साल 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने नियम बनाया कि बिना लाइसेंस लिए प्रेस लगाने, मतलब छापाखाना स्थापित करने या उसका इस्तेमाल करने पर सजा होगी। इस नियम के बहाने भारतीय भाषाओं के अखबार या वो अखबार जिनके मालिक भारतीय हों, उन्हें निशाना बनाया गया। इसी के चलते राजा राम मोहन रॉय की पत्रिका मिरातुल अखबार बंद हुई। साल 1835 में प्रेस एक्ट या मेटकॉफ एक्ट आया। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने थोड़ा नरम रवैया अपनाया और इस एक्ट के रास्ते रेगुलेशन वाला सख्त नियम खत्म कर दिया। अब सिर्फ प्रेस का स्थान बताने की अनिवार्यता रह गई थी। अखबार निकालना कुछ आसान हो गया। इस दौर में कई नए अखबार भी निकले, इसलिए मेटकाफ को भारतीय अखबारों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है। लेकिन भारतीय मीडिया के लिए आसान दिन बहुत लंबे नहीं चले। साल 1857 की क्रांति के बाद नया लाइसेंसिंग एक्ट आ गया और रेगुलेशन वाली व्यवस्था पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई।
सरकार को अब अधिकार मिल गया था कि वो जिसे चाहे लाइसेंस दें या रद्द भी कर दें। और ये नियम अब सिर्फ अखबार नहीं बल्कि किताब, पत्रिका, जर्नल या किसी भी तरह की छापी जा सकने वाली सामग्री के लिए हो गए। जिस चीज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके अंदर आ गई। हालांकि व्यवस्था आपातकालीन थी, लेकिन जनसंचार के सभी तरह के साधन इसकी जद में रहे। इसके बाद साल 1867 में आया रजिस्ट्रेशन एक्ट। मेटकाफ ने जो छूट दी थी इस एक्ट के आने के से वो पूरी तरह से खत्म हो गई। कहा गया कि उद्देश्य प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। इसीलिए पहले की ही तरह अब अखबार पर छापे खाने का पता और संपादक वगैरह का नाम देना पड़ेगा। साथ ही किसी पुस्तक के प्रकाशन के 1 महीने के अंदर उसकी एक फ्री कॉपी स्थानीय सरकार को देनी होगी। एक शब्द आज भी प्रासंगिक है और 19वीं सदी की शुरुआत में भी चर्चा में था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने और लिखने की आजादी। आम नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा और प्रेस की आजादी दोनों समानांतर बातें हुआ करती थी। राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के घोषणा पत्र में इन्हें मजबूती से उठाया जा रहा था। राष्ट्रवाद कौन सा? 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। साल 1824 में जब राम मोहन रॉय ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक्ट की आलोचना की तो बदले में उनकी पत्रिका मिरातुल अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1870 के बाद जो भारतीय पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई उनमें 2-3 मुख्य मुद्दे होते थे। मसलन भारतीयों को उनके राजनीतिक मूल्यों की जानकारी देना, राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करना और उपनिवेशी शासन के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाना। औपनिवेशिक शासन, इन मुद्दों पर निकल रहे भारतीय अखबार क्रांतिकारियों के लिए हथियार साबित हो रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआती दिनों से ही प्रेस की आज़ादी को महत्व दे रही थी। साथ ही बैठकों में पारित होने वाले प्रस्तावों को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय प्रेस की बखूबी वो इस्तेमाल भी कर रही थी। इस दौर में कई निडर पत्रकार नए अखबार छापने लगे। मसलन जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में हिंदू एवं स्वदेश मित्र, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का द बंगाली, दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में वॉइस ऑफ इंडिया, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका अब एबीपी, एन सेन का इंडियन मिरर, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका केसरी और मराठा वगैरह उस वक्त के क्रांतिकारी अखबार थे। इनके अलावा ट्रिब्यून, इंदु प्रकाश ध्यान, बंग निवासी वगैरह क्रांतिकारियों की आवाज बने हुए थे। हमने शुरुआत में आपको बताया कि जब लॉर्ड लिटन का दौर आया उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन मुखर हो चला था। प्रेस की स्वतंत्रता का पक्ष लिया जा रहा था और भारतीय मीडिया अकाल के दौरान लिटिल के रवैये की घोर आलोचना कर रहा था। इस पर लिटन का कहना था कि भारतीयों में असंतोष की वजह मैकाले एवं मेटकाफ की गलत नीतियां थी और ब्रिटिश सरकार साल 1878 में 13 मई को आज ही के दिन देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गई। इस एक्ट का सीधा उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सरकारी नियंत्रण कायम करना था ताकि राजद्रोही, उस वक्त का राजद्रोही लेख दबाए जा सके। कड़े प्रावधान थे और उनका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा थी। जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी भारतीय समाचार पत्र के प्रकाशक को बुलाकर उनसे एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा सकता था। इस बॉन्ड में स्पष्ट शर्त थी कि प्रकाशक कुछ भी ऐसा नहीं छाप सकते जिससे सरकार के खिलाफ असंतोष भड़के। इस एक्ट के प्रावधान संक्षिप्त में समझ लीजिए। कहा गया कि मैजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके खिलाफ किसी भी तरह की अपील करने की अनुमति नहीं होगी। देशी भाषा का कोई अखबार अगर इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उससे पहले से अपने अखबार की एक प्रूफ कॉपी प्री सेंसरशिप के लिए जुडिशरी को देनी नहीं होगी, पुलिस को देना पड़ेगा। पब्लिशर को सिक्योरिटी की रकम अदा करनी होगी जो कि कानून के प्रावधान का उल्लंघन करने पर जब्त कर ली जाएगी। अगर एक्ट के खिलाफ जाकर कोई काम एक से ज्यादा बार किया गया तो प्रेस का सारा सामान जब्त हो जाएगा, पूरी मिल आपकी। और इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि इसमें यूरोपियन और भारतीय अखबारों के बीच नियमों को लेकर भेदभाव था। आगे की कार्रवाइयों में सरकार का असली मकसद भी साफ हुआ। एक्ट आने के बाद अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी करनी पड़ी। ईश्वर चंद विद्यासागर के अखबार सोम प्रकाश का प्रकाशन अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा, जबकि ढाका प्रकाश, हलीशहर पत्रिका, सुलभ समाचार, भारत मिहिर, बंगाल पत्रिका साधारणी, भारत संस्कारक वगैरह पर सरकार के खिलाफ राजद्रोह का अभियान चलाने के आरोप लग गए। इनसे जमकर हर्जाना वसूला गया और इनके एडिटर्स को जेल भी भेजा गया। लेकिन जब इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ देश भर से तीखा विरोध दर्ज कराया गया तो साल 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया। हालांकि दबाव से कानून रद्द हो जाते हैं, दमन की नीतियां और कुटिलता नहीं जाती। साल 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपने अखबार में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के एक निर्णय के खिलाफ लिख दिया था। कहा था कि निर्णय बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिलने की कहानी भी इसी दमन से जुड़ी है। साल 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव नाम के 2 अखबार शुरू किए।
शिवाजी उत्सव में उन्होंने शिवाजी की महिमा का गुणगान किया। उनकी पत्रिकाएं मराठा और केसरी में भी देश प्रेम के लेख हुआ करते थे। आज़ादी के आंदोलन में तेजी लाने के लिए तिलक की पत्रिकाओं में जरूरी मुद्दों पर बात होती रहती थी। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, गैर जरूरी टैक्स न देने की अपील की जाती थी। इसीलिए ठीक मौका देखकर ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर कई आरोप लगा दिए और उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा दे दी गई। मौका लेके बैठे हुए थे, जैसे ही कोई बहाना मिला अंदर डाल दिया। 1898 में आईपीसी की धारा 124 ए के साथ 153 ए भी जोड़ दी गई। इसमें प्रावधान किया गया कि सरकार के खिलाफ कोई काम करने के लिए उकसाया गया तो सजा होगी। बाकी पत्रकारों के लिए ये एक संदेश था। लेकिन इस दौर में तिलक की छवि सर्वमान्य क्रांतिकारी नेता की बन गई। उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी मिली। इसके बाद साल 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में अस्तित्व में आया था और साल 1882 में खत्म किया गया था। लेकिन इंडियन प्रेस एक्ट में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधानों को वापस ले आया गया। रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी के नाम पर 500 रुपए से 5000 रुपए तक की रकम जमा करने का प्रावधान तय किया गया। 5000 अर्ली 20th सेंचुरी के हिसाब से सुनिएगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर यही रकम 1000 से 10,000 रुपए तक कर दी गई और बाकी नियम पुराने कानून की तरह ही दोबारा लागू कर दिए गए। बाल गंगाधर तिलक की छवि अब तक एक उग्र क्रांतिकारी नेता की बन गई थी। इसीलिए उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके 6 साल के लिए रंगून के मैंडले जेल भेज दिया गया। साल 1921 में पहले विश्व युद्ध के दौरान तेज बहादुर सप्रू की अगुवाई में प्रेस समिति ने इन प्रावधानों का विरोध किया। अधिनियम को रद्द करने की मांग की, जिसे माना भी गया। लेकिन 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए फिर से एक कानून लाया गया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। इस दौरान कोई भी ऐसा साहित्य प्रकाशित करना जो सरकार को चुनौती देता हो, उसे आपराधिक श्रेणी में रखा जाने लगा। पत्रकारों की आवाज दबाने वाले इन अधिनियमों से आखिरकार मुक्ति तब मिली जब देश आजाद हो गया। प्रावधान बदले गए, प्रेस परिषद बनाया गया। पत्रकारों को अपने खिलाफ किसी मामले में कोर्ट से अपील करने का अधिकार भी दिया गया और देश की पत्रकारिता को रेगुलेट करने के लिए तमाम नए कानूनी संशोधन किए गए। बहाना हुआ यानी तारीख हुई तो आज़ादी के बाद भारतीय पत्रकारों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का सफर कैसा रहा, इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी तारीख के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।